मैंने बहुत डीपली नहीं पूछ रही हूँ। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? और The entry, the lodgement and the multiplication of the infection organism in a body called as the infection. आगे कोई तो भी बैक्टीरिया बोल रहा था, कोई और कुछ बोल रहा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है। जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, ठीक है, कल बने बड़े वायरसेस है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, अफेक्टेड होती है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है। फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। Primary infection is the initial infection of a host that occurs before another infection. ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है, जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, जो होस्ट किया जाता है अनदर इन्फेक्शन से। मतलब एक कोई एग्जांपल के लिए ले लो कि एक इन्फेक्शन हुआ है, उसका XYZ में कुछ तो भी नाम है, अभी उसके थ्रू और एक नया स्टेज डेवलप होगी जो अदर नाम से उसको जाना जाए, ठीक है। एक इन्फेक्शन से एक और इन्फेक्शन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या फिर जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी इन्फेक्शन। इट ऑकर आफ्टर द प्रीवियस इन्फेक्शन और विद द ट्रीटमेंट ऑफ अदर इन्फेक्शन बिकॉज द प्रीवियस इन्फेक्शन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन अदर इन्फेक्शन। ये क्या होगा, प्रीवियस रहेगा। प्रीवियस मतलब क्या, पहले से, उसको पहले से है और उसकी बॉडी वीक है, तो अदर अभी जैसे टाइफाइड और मलेरिया चल रहा है, अगर उसको टाइफाइड हो चुका है तो बॉडी अभी भी वीक है, लेकिन अगर बाहर के वेदर में अगर वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसको क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तुरंत क्या करेगा, नया डिसीज करेगा, उसी को वापस रिपीट नहीं करेगा। फिर है हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। इट ऑकर ड्यू टू द एनी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर इन अ हॉस्पिटल। ड्यूरिंग हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो उसके थ्रू अगर आपका लीज आगे ढांडो राज और अदर कोई भी अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो ड्यूरिंग उसी वक्त, जैसे आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि एक साथ 3-4 उसको क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स और डिसीज हो जाते हैं, वही हॉस्पिटल में एडमिट रहते उसको बोला जाएगा आइसोलेटिक इन्फेक्शन। फिर एक क्रॉस इन्फेक्शन जो कल अपन ने पढ़ा था, सेम इधर भी आया है। इन्फेक्शन ट्रांसमिशन फ्रॉम द वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। ये क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाएगा। फोकल इन्फेक्शन है, इज अ लोकल इन्फेक्शन, इट ऑकर इन एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज स्प्रेड टू द अनदर बॉडी पार्ट्स। जैसे कि लीवर का लेते हैं हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस में लीवर अगर खराब हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, अदर जगह पे भी क्या होगा, वो फैलता जाएगा, ठीक है। आजू बाजू के ऑर्गन क्या हो जाएंगे, फेल होते जाएंगे। सेम थिंग अगर बॉडी में किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर कुछ भी होता है तो क्या होगा, अदर बॉडी पार्ट को भी क्या कर देगा, खराब करने के चांसेस रहते हैं, वो आएगा फोकल इन्फेक्शन। फिर है री इन्फेक्शन। सेम इन्फेक्शन विच ऑकर आफ्टर द रिकवरी एंड प्रीवियस इन्फेक्शन कॉल्ड एज द री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब क्या हो गया, वापिस वो आ रहा है, पहले क्योर होने के बाद भी आफ्टर 15 डेज बाद या फिर 1 मंथ बाद वापिस क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है, उसको बोला जाएगा री इन्फेक्शन। फिर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसमें नोजो आया है, नोजो मतलब द इन्फेक्शन विच ऑकर इन अ हॉस्पिटल दैट कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में आप किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हो तो क्या होता है, आपको होने के चांसेस है, तो वो जाते किसके थ्रू होते हैं, एयर के थ्रू, जो मुंह से भी सांस लेते हैं और अपन नाक से भी सांस लेते हैं, तो उसके थ्रू जो इंटरनली इन्फेक्ट होता है तो उसको बोला जाएगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। फिर है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। Is in a which clinical sign are not seen and subclinical infection is called as the pre-infection also. जिसमें कोई भी क्लिनिकली साइंस सिम्टम्स या फिर कोई भी आपकी बॉडी आपको क्या कर रही है, साइंस नहीं दे रही है और तुरंत क्या हो रहा है, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा pre-infection either a subclinical infection. Classification of the infection according to the causative agent. बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अभी इन्फेक्शन अपन किसके थ्रू देखेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके थ्रू देखेंगे कौन से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो फर्स्ट है बैक्टीरियल, ये मैंने वाले नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
The infection which occurs by the bacterial called as the bacterial infection. There are both type of the bacterial pathogenic and non pathogenic. जैसे कि स्टैफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में है जो वायरस से बनता है उसी को वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है, जैसे कि मम्स है और रोटा वायरस है, ठीक है। मम्स यानी कि जो यहाँ पे जॉ में पूरा स्वेलिंग रहता है इंटरनली, जॉ पूरी तरीके से ओपन नहीं होता है, उसको मम्स बोला जाता है, जो बच्चों में होता है। ये चाइल्ड डिसऑर्डर है, ये आएगा वायरल इन्फेक्शन में, ठीक है। फिर है फंगल इन्फेक्शन, जो फंगी से होता है कॉज, उसी को फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है, जैसे सेफेलोस्पोरिया। देन ये प्रोटोजोआ, इट इज द इन्फेक्शन caused by the protozoa, it is called the protozoa infection. Mode and method of infection, डायरेक्ट कांटेक्ट अगर आप किसी की इसमें आते हो तब आपको ये होने के चांसेस है, जैसे कि एड्स हो गया या फिर सेफेलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है गोनोरिया, तो वो होने के चांसेस आपको हो सकता है। इन्फेक्शन जो मेनली पैथोजेनिक ऑर्गन है इंटर्स द बॉडी, इन्फेक्युलर जैसे कि रैबीज है, टिटेनस है, सीरम हेपेटाइटिस है, ये होने के चांसेस आपको रहने चाहिए। फिर इनहेलेशन, मेनली इन्फेक्शन इंटर्स इन द बॉडी बाय द इनहेलेशन। ट्यूबरक्लोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, जैसे स्नीजिंग है, जुकाम खांसी है, ये कैसे होता है कॉन्टैक्ट में और माउथ के थ्रू, जो कि आप एक्सटर्नली कुछ ऑर्गेनिजम्स के होते हैं बाहर पड़ते हैं अपने बॉडी के, उसके थ्रू क्या हो सकता है आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस। फिर है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े जलावन, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के थ्रू जो होता है, जैसे मलेरिया किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो, तो उसको इंसेक्ट के। हॉस्पिटल प्रोसीजर, जैसे कि इन्फेक्शन, आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपको हॉस्पिटल का गेटअप जो है, समझो अभी आप काम कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, इंटर्नशिप के लिए, हॉस्पिटल में सारी जगह पे सब वायरल वाले ही, टाइफाइड वाले, डेंगू वाले, मलेरिया वाले, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, पूरा प्रोटेक्शन के साथ कर रहे हो, मास्क लगा रहे हो, हैंड ग्लव्स हो, पीपीई किट पहने हो, सब कुछ आप प्रिपेयर करते हो, फिर भी आपको हो गया, उसको बोला जाएगा हॉस्पिटल प्रोसीजर के थ्रू हुआ जो रहता है उसको बोला जाएगा, ठीक है। फिर है ट्रांसप्लांट सेंटर, इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द फीटस सच एज रूबेला एंड टॉक्सोप्लाज्मा। ये होगा, ये जो है ट्रांसप्लाजेंटल, ये होगा मदर टू चाइल्ड को जो होता है उसको ट्रांसप्लाजेंटल बोला जाता है। फिर ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, इसको थोड़ा डीपली उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो देखते हैं अपन। It is an infection which commonly occur in a hospital. Hospital is a main source infection. An infection occurred due to the direct contact with the infected person, improper disposal of the waste and infected line and other infected articles. जैसे कि बाय मिस्टेक के लिए अगर आप वेस्ट प्रोडक्ट कहीं डालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक आपकी इसमें मिरर पिक हो गई, इंसेक्ट हो गई कहीं पे भी हाथों में, बाय मिस्टेक के लिए आपने विदाउट प्रोटेक्शन सैनिटाइज किया हुआ वही हाथ आपने कभी ऐसे किया, कभी माउथ के थ्रू कुछ भी होता है, तो आपको क्या रहेंगे, वो होने के चांसेस रहेंगे। तो जो नोज़ोकोमिया जो इन्फेक्शन है वो इसके थ्रू होने के चांसेस है। इसमें रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, ओवर क्राउडिंग इन हॉस्पिटल, पर्सन विद इम्पेयर डिफेंस मैकेनिज्म, इम्पेयर डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि आप कुछ भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, विदाउट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट इन इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू, मेजर इंटेंसिव प्रोसीजर्स, जैसे कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ डिसीज ऐसे होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको इतना स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस ले लो, इसके अलावा भी कुछ ऐसे डिसीज है जो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है कि जहाँ पे आप ऑपरेट किया है, अगर पर्सन को जो भी पेशेंट आप ऑपरेट कर रहे हो उसको अगर बाय मिस्टेक के लिए एक टाइम पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी न्यू डिसऑर्डर उसको आता है स्ट्रॉन्ग, जो तुरंत 5 सेकेंड में भी आदमी को मार सकता है, ऐसे अगर होता है तो जितना एरिया है ना उतना एरिया पूरा सील कर देते, बाकी पूरा खाली कर देते, जो लोग हैं उनको पूरा अंदर ही लेने देते हैं, पूरा सील कर देते, ठीक है, बाकी किसी को भी उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आने देते हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ द नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जैसे फीवर रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा, इरिटेशन रहेगा और फॉर्मेशन होगा और रैशेस रहेंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। फिर उसी के साथ रूट्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन इन अ हॉस्पिटल, एक है डायरेक्ट और दूसरा है
डायरेक्ट यानी कि आप किसी को मिलने के लिए जा रहे हो तो, इनडायरेक्ट यानी कि कंटेक्ट ड्रेसिंग ग्लव्स एंड इंस्ट्रूमेंट। अगर आपके ग्लव्स और इंस्ट्रूमेंट अगर आपके एक्सचेंज हो जाते हैं तब ये होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट। टाइप्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन जैसे कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, फिर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन है ये। नोजोकोमियल बैक्टीरिया है, निमोनिया है, फिर प्यूरल फीवर है और गैस्ट्रोइंटेस्टिस है, ये होने के चांसेस आपको रहेगा। प्रिवेंशन में रहेगा आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक आपको फॉलो करना है, यूज ऑफ द ग्लव्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसीजर करोगे तो उससे पहले क्या करना है, आपको ग्लव्स पहनना है। डेवलपमेंट ऑफ द सैनिटेशन प्रोटोकॉल्स, सैनिटाइजेशन क्या करना है, आपको बार बार करते रहना है, ठीक है, ताकि एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट को भी क्या हो जाए, जो ग्लव्स आप पहने, आप राउंड पे गए हो, समझ जाइए, तो राउंड पे गए हो तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको 10 पेशेंट चेक करना है, तो 2-3 पेशेंट हो जाने के बाद क्या करना है, आपको वापिस सैनिटाइजर करना है। पेशेंट कैसा है वो भी डिपेंड रहेगा, ठीक है, पेशेंट अगर बहुत यानी सीवियर है और उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है, तो क्या करना पड़ेगा, एक पेशेंट होने के बाद वापस सैनिटाइज, दूसरा पेशेंट होने के बाद वापस सैनिटाइज, पेशेंट देख, ठीक है। जनरल वार्ड है तो आप 2-3 पेशेंट करने के बाद सैनिटाइज कर सकते हो, बट आईसीयू केयर है तो आपको सैनिटाइज बार बार करते रहना है। Proper disposal of the excrete and the waste material, follow the infection of the control policy. Then है sources, staff member है, housekeeping staff है, patient है और visitors है, ठीक है। सोर्स यानी कि कहाँ से ये इन्फेक्शन आने के चांसेस है, स्टाफ है, डॉक्टर्स है, असिस्टेंट्स है, विजिटर्स है जो पेशेंट को मिलने आते हैं, ठीक है, ये सारे चांसेस है। डायग्नोस कैसे कर पाओगे, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, इसके थ्रू भी आप देख पाओगे। इसी के साथ पॉजिटिव सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं एक्सटर्नली जो आपको शो कर रहे हैं वो भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, रिकमेंडेड बैलेंस डाइट है, एक डाइटिशियन का प्रॉपर डिपार्टमेंट हर एक हॉस्पिटल में होता है, जो डाइटिशियन होती है वही डाइट पूरा प्रॉपर फॉलो करने के लिए बोलते हैं। प्लेंटी ऑफ द ओरल फीडिंग यानी कि आप कैसा खाना देने के लिए बोलोगे, लिक्विड फॉर्म, कोई भी पेशेंट रहेगा ऑपरेटेड लिक्विड फॉर्म में ही दे जाते हैं। फिर उसी के साथ इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट भी है, यानी कि यूज़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप विदाउट ग्लव्स पहने इसको उठा रहे हो तो क्या होगा, आपको हाथों की इन्फेक्शन होने के चांसेस। फिर इन्फेक्टेड वाटर, एयर, डस्ट और फूड, ठीक है। उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आप बाय मिस्टेकली अगर किसी का ब्लड निकाला हुआ नीडल, इस पर अगर एक बूंदी अगर ब्लड का है और वो आपके अंदर जाता है ब्लड, तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस। उसी के साथ साथ इन्फेक्शन हॉस्पिटल सरफेस लाइक डोर्स, विंडो एंड फ्लोर, डस्टिंग रहता है, इन्फेक्शन रहता है, पूरा यूज कैसा रहता है आप सबको पता है, अपने घर की तरह नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह से भी होने के चांसेस है। कंटेमिनेटेड सरफेस बाय द पेशेंट सिक्रीशन, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है, इंसेक्ट्स यानी कि, ठीक है, याद रखो। प्रिवेंशन में आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय द डर इफ नेसेसरी, द इंस्ट्रूमेंट आर स्टेरिलाइज बिफोर इट यूज, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे उसको पहले स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। फिर ये प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, इनएनसी प्रोसीजर इट इज नेसेसरी, ठीक है। अभी आगे है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, इसमें डायरेक्ट है, उसमें 2 टाइप है, पर्सन टू पर्सन है, एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो आता है उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन्फेक्शन कहा जाएगा। पर्सन टू पर्सन यानी कि जैसे कि कल ही एग्जाम्पल दिया था, किसी के आप हैंड टचिंग में आते हो, ठीक है, स्नीजिंग कर रहा है, कोई आपके माउथ के थ्रू हो रहा है, तो ओरली भी हो रहा है, सेक्सुअली भी हो रहा है, तभी आपको क्या होगा, ट्रांसफर होने के डिसीज चांसेस है 1% टू द। फिर है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट यानी कि जैसे टॉकिंग है, स्पीकिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, सिंगिंग है, ठीक है, इसके थ्रू आपको होने के चांसेस रह सकते हैं। जैसे झूठा खाना अगर आप किसी का शेयर कर रहे हो स्पून के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू आपको हो सकता है। कोई हैंड वॉश प्रॉपर नहीं कर रहा है, स्नीजिंग किया, वैसे ही हाथ आप मिला रहे हो उसको, तो क्या होगा, वो जाता है, ठीक है। अभी स्किन के थ्रू जो जाता है, स्किन में भी क्या होता है, टाइनी होल्स होते हैं, फिर इंसर्ट हो जाता है, इसीलिए बी अवेयर रहना पड़ता है। इनडायरेक्ट में वेक्टर है, मेनली डिसीज ऑफ द ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट बाय द बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, एंड फ्लीज, मॉस्किटो एंड टिक्स जो होते हैं
उनके थ्रू ये होने के चांसेस रहते हैं। जैसे बाइट करते हैं, मॉस्को में क्या करते हैं, शक करते हैं, ब्लड को खींच लेते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो वेक्टर ब्राउनी में आते हैं, ठीक है। फिर है ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड्स, जैसे कि आप पानी में चेंजेस हो गया, टेस्ट में भी और फूड में भी। घर का खाना अलग रहता है, बाहर का खाना अलग रहता है, ठीक है। सेम थिंग आप घर का पानी होता है, दोनों कंटेंट अलग होते हैं। मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था, वाटाचं पाणी प्यायला वेगळं आहे आणि प्युरिफिकेशनचं पाणी प्यायला ते वेगळं आहे, दोन्ही याची टेस्ट वेगळी असते। तर त्याचा अफेक्ट जो आहे तो आपल्या बॉडीवर होण्याचे चान्सेस जास्त प्रमाणात असतात। देन है व्हेकल वॉर, these infected objects such as a hand chip है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लॉथ्स है, टॉयज है, ईटिंग अनइवन सिल्स है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे कि आप रुमाल पैंट के लिए आप एक्सचेंज कर रहे हो तो भी आपको होने के चांसेस है। उसी के साथ साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर स्टेरिलाइज नहीं है, अनस्टेरिलाइज है, तो आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उसी के साथ किसी के कपड़े आप पहन रहे हो और भी जाता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, और उसी के साथ साथ जो भी इन्फेक्टेड उसके क्लॉथ्स को है वो आपके होने के भी चांसेस रह सकते हैं। टॉयज है, ईटिंग है, बच्चे हैं तो बच्चों में क्या रहेगा, टॉयज एक्सचेंज है, कभी मुंह में डालते हैं उनको ये खुद ही समझ नहीं रहते, तो काइंड के लिए उनको भी होने के चांसेस है, खाने की वजह से भी हो सकता है। एनिमल टू पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल टू पर्सन, यानी कि घर पे डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, अगर डॉग्स और कैट्स को कुछ भी होता है तो आपको आफ्टर 50 ईयर बाद 20 ईयर बाद आपको कोई कुछ तो भी डिसीज होने के चांसेस 101% होते ही होते हैं, ठीक है। एयर बॉर्न है, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है, लंग्स के ऊपर ज़्यादा हावी होगा। ऐसे जो इन्फेक्शन होता है वो एयर बॉर्न उसको बोला जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन डिसीज ऑफ द ट्रांसमिशन है अभी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, सेम जैसे वेंटिलेशन है, एजुकेटेड द पेशेंट अबाउट द इन्फेक्शन कंट्रोल, इसको आपको सिर्फ उसको क्या बोलना है, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, जो हम बता रहे हैं वही आपको क्या करना है, बॉडी हाइड्रेटेड रखो, ठीक है। बॉइल हुआ वाटर पीना है, खाना अच्छा खाइए, बराबर है, घर का खाना खाइए, बाहर का खाना नहीं खाना है। खाना कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिसमें सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट क्या हो, पेशेंट को मिले, ऐसी चीज़ें उसको क्या करना है, प्रोवाइड करने के लिए बोलना है। नारियल पानी है, जूसेस है, फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ें खाने के लिए उसको बोलना है। उसी के साथ क्या है, जो ब्रीदिंग पावर है वो भी उसको बढ़ाने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो होता है हॉस्पिटल्स का, उसमें क्या होता है, आजू बाजू सब बैक्टीरिया होता है, तो अपना जो मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए लंग्स का वो उतना नहीं है, आज की जनरेशन में भी नहीं है उतना वॉल्यूम, जितना रेस्पिरेटरी फंक्शन का वॉल्यूम हो रहा है। वॉल्यूम यानी कि समझ रहे हो, समझ में आया नहीं आया वॉल्यूम? वॉल्यूम यानी कि जितना इनहेल होना चाहिए ऑक्सीजन और जितना वो लंग्स फूलना चाहिए, आज की जनरेशन में उतना वो फूलता नहीं है, उतना कैचअप नहीं है जितने अमाउंट में, समझो अभी 80% ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, आज की जनरेशन सिर्फ 50% ही ऑक्सीजन इनहेल कर पाती है। पावर बहुत कम है लंग्स की, इतना वॉल्यूम नहीं है जितना पहले वॉल्यूम था, ठीक है। सेम थिंग खाने में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं, ठीक है। धीरे धीरे जब टॉपिक नहीं लेगा तो कुछ बातें करके बताऊँगी, तो आप खाना भी छोड़ दोगे, ऐसी ही बात, ठीक है। फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, वॉश हैंड, विदाउट हैंड वॉश किए अगर आप खाना खा रहे हो तो क्या होगा, पूरा इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपके अंदर जा रहा है। फिर इंसेक्ट्स, एनिमल, सेम डेली स्वीपिंग है, उसको क्या बोलना है, अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें जैसे एनिमल से किसी के घर पे तो क्या करना है, थोड़ा अवॉइड करें, उसको पास ना आने दें, वो पास है तो अब इंजेल एक्सेल होता है तो वापस क्या हो रहा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। अस्थमा अपन ने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था उसमें कि डॉग्स और कैट्स कहाँ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, डस्टिंग की जगह पे जाते हैं, बाहर से आते हैं, वो कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं, दिखाई नहीं देते पर होते हैं, तो अफेक्ट किसके ऊपर करता है, अस्थमा पेशेंट के ऊपर करता है, तो इसीलिए क्या करना है, अवॉइड करना है, पूरे हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलना है उसको, ठीक है। कीप अ डिस्टेंस विद द एनिमल, वॉश योर हैंड टचिंग एनिमल, एडवाइस टू कवर द बॉडी एरियाज, अवॉइड टचिंग सिक एनिमल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। जो भी है टचिंग करने से उसको मना करना है, ठीक है।
उसी के साथ इंसेक्ट से उसको हाथ मत लगाओ, ऐसा है पूरा, और बॉडी को जितना हो सके उतना कवर अप रखना है, सेफ रखना है। अदर से जैसे अवॉइड अ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, वॉश योर हैंड डेली, देन अप्रोक्सीमेटली सेफ और डिस्पोजेबल ऑफ द एक्सक्रीटा। यानी कि आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल में कोई भी है तो आप प्रोटोकॉल फॉलो करके ही करें। कोई भी अगर आपको बोल रहे हैं कि भाई ये उठा के बाहर फेंक दे या फिर उस वेस्ट प्रोडक्ट में डालना है, क्या करना है, हैंड ग्लव्स निकालना नहीं है, जल्दी भाई गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी ना करे। ग्लव्स निकालेंगे, पूरा काम हो जाने के बाद ही क्या करना है, आपको ग्लव्स रिमूव करना है। एक बार वो ग्लव्स रिमूव किए तो उसका मतलब क्या हो, आपको वापस हैंड वॉश करना है, वापस वो ग्लव्स डालना है, ठीक है, इसीलिए वो गलती ना करें। गेट अ प्रॉपर वैक्सीनेशन, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉपर मेडिसिन लो और वैक्सीनेशन आपको क्या करना है, लेना है। यूज aseptic techniques while carrying a dressing of the wound. Then use a protective device and follow the aseptic techniques while handling the body fluids. फ्लूइड बॉडी के इंटरनली, अगर आप कोई भी फ्लूइड निकाल रहे हो या फिर कोई भी चीज़ है जो आपको इंटरनली बाहर निकलना है, पर्स हो गया, इंजेक्शन हो गया, वाटरी फ्लूइड हो गया, ऐसी अगर चीज़ें कुछ भी रहती है जो आप निकाल रहे हो तो तब मास्क लगाना है, हैंड ग्लव्स पहनना है, क्योंकि इंटरनली बॉडी में क्या है उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अपन वही क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। जो भी फ्लूइड है, जो भी कुछ भी प्रोडक्ट होगा इंटरनली, वो अपन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो उसकी वजह से अपने बॉडी के ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से उसके साथ सेक्स करना, आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना मना करना है, ठीक है। फिर कुछ उन्होंने ये दिए हैं, इंक्यूबेशन पीरियड दिए हैं कि कितने समय तक ये रह सकता है। जैसे रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक फीवर जो है 1 से 5 वीक तक आपको रह सकता है, यानी कि 1-1.5 महीना तक हो सकता है, रिकवरी हो रही है। फिर एक ब्रूसिलोसिस है, 1 ईयर से लेकर 2 वीक तक के इसका पीरियड है, ड्यूरेशन है। फिर एक कॉलरा 2 से 3 दिन तक है। डायरिया ये भी 2 से 5 दिन तक है। गैस्ट्राइटिस है, ये 1 से 2 दिन तक है। उसी के साथ डायजेस्टिव गोनोरिया से रिलेटेड ये 5 दिन तक हार्डली चल सकता है, ड्यूरेशन। फिर लेप्रोसी, ये 20 दिन तक होने के चांसेस है, मतलब ठीक होने के लिए लगेगा। फिर है पर्ट्यूसिस, ये 7-10 दिन लगाएगा ठीक होने में। फ्लैग्यू है, ये 3 दिन लगाएगा। निमोनिया भी 3 डेज लेता है। सिफिलिस है, ये भी 3 मंथ्स भी ले सकता है और 3 वीक भी लेने के चांसेस है। टिटेनस है, ये 7 to 10 डेज है। ट्यूबरक्लोसिस है, ये 12 वीक भी लग सकता है इसको ठीक होने के लिए। टाइफाइड फीवर है, 30 डेज यानी कि 1 मंथ लग सकता है, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। 8 से 10 साल भी लग सकते हैं, कुछ मंथ भी लग सकते हैं। चिकन पॉक्स है, 16 दिन लगेंगे। हेपेटाइटिस ए और बी है, 28 डेज भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं। इन्फ्लुएंजा है, 4 दिन सफिशिएंट है। मीजल्स है, 10 डेज है। मम्स है, 18 दिन लगने के चांसेस है ठीक होने। पोलियो है तो 21 दिन, और रैबीज है तो 1 वीक बोला गया है। एक है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 7 दिन लेगा कवर अप होने। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसकी वजह से हो सकता है जेनाइटल रैट्स है, जेनाइटल हर्प्स है, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस है। वजाइनाइटिस है, सिफिलिस है और कैंक्रोइड है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ठीक है। जिनको सेक्स करने की वजह से अनप्रोटेक्टेड, उसकी वजह से ट्रांसमिट होने के चांसेस है। साइनसाइटिस आपको पता है, टॉन्सिल्स भी आपको पता है, लंग्स एब्सेस पता है। सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। साइनसाइटिस के बारे में आपको पता है, किससे रिलेटेड है? साइनसाइटिस किससे रिलेटेड है? कहाँ पे होता है? साइनस है, लेकिन होता कहाँ पे है साइनस? रिस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। मेडिकल मैनेजमेंट दिया है, एंटीबायोटिक लो, जिसमें आएगा एमोक्सिसिलिन है और एम्पिसिलिन। उसके बाद है एनाल्जेसिक है, एंटीबायोटिक है, ओरल और टॉपिक डिकॉन्जेस्टेंट्स है, will help to the revealing and the nasal obstructions.
फिर है एंटी हिस्टामिन्स सच एज द डाइफेनिड्रामाइन एंड द सेंट्रीजाइन। टॉपिकल डिकंजेस्टेंट्स है जैसे एफ्रीन है और ऑट्रिवीन है। सलाइवा इरिगेशन है टू द ओपन द ब्लॉकेज पैसेज। सर्जिकल आएगा तो एंट्रल पंक्चर आएगा। एंट्रल पंक्चर यानी कि जब आपकी सर्दी जो होती है जुकाम, अगर वो 1 मंथ से ज़्यादा क्योर होने में ले रहा है, अभी तक आपकी खांसी कम नहीं हो रही एज अ कंपेरेटिव शुरुआत से जितनी है, तो वो जो म्यूकस होता है वो साइड में जाता है, जहाँ चिक में जाता है। अगर एक बार वो चिक में गया तो आपको ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो पंचर करना पड़ता है जिसको होता है एंट्रल पंचर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। साइनस के थ्रू पास से क्या किया जाता है, फ्लूइड या म्यूकस है वो बाहर निकाला जाता है। करेक्शन ऑफ द डिवाइडेड सेप्टम। क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, उसमें दिया है सेम चीज़ें रहेगी, वही मेडिकेशन रहेगा। सर्जिकल में आएगा इंसिजन ऑफ द साइनस, करेक्शन ऑफ द डिवाइडेड सेप्टम एंड एग्जिस्टिंग ऑफ द कॉटराइजेशन नेजल पॉलिप्स। सलाइन के थ्रू भी आप इसको क्योर कर सकते हो। कुछ एंटीबायोटिक्स देके भी आपको करना पड़ेगा, ओरली भी आपको कुछ देना पड़ेगा। हीटेड मिस्ट है यानी कि वेपराइजेशन, जो आप हॉट वाटर का भाप जो लेते हो आप, वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स सबको पता है, इसमें सब मेडिकेशन मैनेजमेंट दिया है। टॉन्सिल्स पता है ना सबको, तो ऐसा आवाज़ निकालो ना तुम खुद से। एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक है, अल्कलाइन माउथ वॉश है, ठीक है। ये अल्कलाइन माउथ वॉश यानी कि आपको एक लिक्विड फॉर्म में एक लिक्विड दिया जाएगा जो आपको क्या करना है, वॉश करना है। गरारे जल अपन सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशन रहेंगे रिपीट ऑफ वर्ड्स टॉन्सिल्स, देन हाइपरट्रॉफी ऑफ द टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स। इसमें 2-3 चीज़ें भी मैटर करेगी। बैकग्राउंड इस पर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले अगर उसको थायराइड है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे स्वेलिंग रहती है, ठीक है। थायराइड जिन लोगों को होता है तो यहाँ पे गले के पास स्वेलिंग होती है, तो टॉन्सिल्स का वन ऑफ द रीज़न वो भी हो सकता है, बार बार हो रहे हैं, ठीक है। हियरिंग लॉस हो सकता है बिकॉज क्या है, टॉन्सिल्स यहाँ से नर्व्स क्या है सारे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डीपीटेस जिसको बोला जाता है वो होने के आपको क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। रूमेटिक फीवर भी रहेगा। रिपीट द अटैक ऑफ द ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस मीडिया यानी कि ओटिटिस मीडिया यानी कि कान में ई करके साउंड आता है, उसको ओटिटिस मीडिया बोला जाता है। लंग एब्सेस है। लंग एब्सेस इज अ कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स by the containing of the pus of that collapse the lungs and parenchyma and give to rise to the cavity। इसमें क्या होगा, पस जमा होगा लंग्स के अंदर, एल्वियोलस है और आर्टरी। म्यूकस का भी टाइप होता है, अगर म्यूकस ज़्यादा प्रमाण में अगर वहाँ पे जमा हो रहा है तो उसी का कन्वर्शन होगा, कन्वर्टिंग होगा पस। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इन्फेक्शन एजेंट्स है, मैलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, फंगल डिसीज ऑफ द लंग्स है, ये सारे उसमें क्या आएगा, साइन सिम्टम्स आपको दिखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, ठीक है। उसी के साथ माउथ केयर है, डायल्यूटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आईवी फ्लूइड में आप एंटीबायोटिक या फिर नेक्रोटिक टिश्यूज जो होते हैं वो आप उसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। सलाइन। सर्जिकल में आएगा लेबेक्टोमी एंड निमोनोक्टोमी, ठीक है, यानी कि लंग से रिलेटेड क्या होगा, लंग से रिलेटेड क्या होगा, ऑपरेशन से। निमोनिक्टोमी यानी कि जो एल्वियोलाइज होते हैं जहाँ पे म्यूकस है वहाँ का म्यूकस रिमूव कर दिया जाता है, और जो होल्स है अगर वो होल्स नैरो हो चुके हैं तो उसमें क्या किया जाएगा, उसको कट करके वहाँ पे या तो रिप्लेस किया जाएगा, आइदर वैसे की वैसे ही रहेंगे या फिर पूरा लंग्स ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। ये है सर्जिकल मैनेजमेंट में। सेम थिंग निमोनिया में भी। दो टाइप बताया, कॉमन एक्वायर्ड निमोनिया है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा, उसी के साथ onset ऑफ द कम्युनिटी एंड ड्यूरिंग इन द फर्स्ट 2 days ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद अगर आप घर पे आ जाते हो फिर भी आपको निमोनिया का क्या रहेगा, पूरी तरीके से कवर अप नहीं होगा।
सेकेंड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, यानी कि 48 आवर के अंदर अगर आपको ज़्यादा प्रमाण में बढ़ रहा है, इसका मतलब वो आपके ऊपर क्या हो रहा है, ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। फंगल निमोनिया भी है। फंगल निमोनिया जो रहेगा, जैसे आप देखते हो पैच जो होता है, पैच जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर रहती है वो वॉश कर दो तो हट जाती है, बट उसको आपने माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो एक फंगल लाइक होता है, फंगस होता है। अगर बाय मिस्टेकली आपके खाने में आता है तो वो आपकी किसके ऊपर अफेक्ट करेगा, लंग्स के ऊपर, उसको फंगल इन्फेक्शन कहा जाएगा या फिर फंगल निमोनिया कहा जाएगा। एस्पिरेशन निमोनिया यानी कि इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत रहती है, ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फिर है ऑप्पोर्टुनिस्टिक निमोनिया, अगर व्हेन द पेशेंट इज अ हाईली सस्पेक्टेबल एंड अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, यानी कि उसको या तो सेकेंड स्टेज चालू है या फिर थर्ड स्टेज चालू है, तो तब क्या उसको बोला जाएगा, ऑप्पोर्टुनिस्टिक निमोनिया उसको बोला जाएगा। मेडिकल में है जैसे एंटीबायोटिक्स है, एनाल्जेसिक है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स है, O2 थेरेपी है, O2 थेरेपी यानी ऑक्सीजन उसको चढ़ाना पड़ेगा। ब्रोंकियोडायलेटर्स है, फिर एंटीबायोटिक थेरेपी है, उसी के साथ एंटीसेप्टिक भी होता है जिसमें ये होगा। फिर है टीबी, पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी यानी कि कहाँ पे होता है, हाँ अच्छा, और बताओ पल्मोनरी कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, जो ब्रांचेस होती है उसको पल्मोनरी बोला जाता है। पल्मोनरी जो उसमें बोला है वो अलग है, पल्मोनरी आर्टरी अलग है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो अलग है। Disease that affected the lungs, parenchyma, but also occur the larynx, kidney, bones and adrenal glands and lymph nodes के ऊपर क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। टीबी जो है ये कौन सा इन्फेक्शन आता है, टाइप कौन सा आता है इन्फेक्शन का, क्रॉस इन्फेक्शन आता है, 1% टू द, इसको कौन सा इन्फेक्शन बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन बोला जाता है। मेडिकल में फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, जैसे इसमें ड्रग्स के नाम आपको दिया गया है, आइसोनाइजाइडी है, रिफैम्पिसिन है, रिफैडिन उसको भी बोला जाता है, ट्रिप्टोमाइसिन है, देन इथामेबुटोल है और मैनिबुटोल भी बोला जाता है, और पिराजिनेमाइड है जो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग्स में देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा प्रमाण में अगर उसको हुआ है, सेकेंड स्टेज चल रहा है, तो उसको सेकेंड लाइन ड्रग्स देना पड़ेगा। यहाँ पे ड्रग्स के सारे नाम दिए हैं, वो आपको क्या करना पड़ेगा, तब उस वक्त में अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे डिसीज है क्या नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर जो बोलता है वही देना पड़ेगा, तो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, चल रहा है ना आगे से आ रहा है तो मैं इतना मगजमारी करना। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस यानी कि गैस्ट्रिक फ्लू होता है, स्टमक फ्लू होता है, इन्फेक्शन लाइक अ डायरिया और इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है उसके ऊपर क्या रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिसमें साइन सिम्टम्स रहेगा, डायरिया है, वीकनेस है, वाटर इंटेक क्या रहेगा, कम रहेगा, तो जिसकी वजह से आपको आप उसको प्रिवेंशन क्या दोगे, उसमें प्रिवेंशन आप लोग क्या दोगे, साइन सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी दिया है, हेल्दी डाइट, एंटीडायरियल ड्रग्स है जैसे कि लिपरमाइड है, उसी के साथ साथ आईवी फ्लूइड्स है जो आपको देना पड़ेगा, जैसे NS है, नॉर्मल सलाइन है, फिर आर्यन है और DNS है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा आईवी। पेरिटोनिटिस है,
ये लोकल और जनरल इंफ्लामेशन है जो पेरिटोनियम पे होता है, मेंटेन लाइक एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ पे होता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है पेरिटोनियम? कहाँ पे होता है? प्राइमरी कॉजेज है ब्लड ब्राउन ऑर्गेनिज्म है, जेनिटल ट्रैक्ट है, देन उसी के साथ साइनोसिस है। सेकेंड जो होता है स्टेज उसमें होता है रप्चर्ड होता है, अपेंडिक्स जो होता है वो रप्चर्ड हो जाता है, और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस आपको रहेंगे। और टिप्रेटिक कॉजेज है जैसे कि इस्चीमिया है, ट्यूमर है, रप्चर अपेंडिक्स है, वापस इसी में पेप्टिक अल्सर भी कॉमन ही रहेगा उसी के साथ। कैंसर पैंक्रियाटिक हर्निया होने के चांसेस है, और गैंग्रेनियस स्मॉल बॉवेल होने के चांसेस है। स्मॉल बॉवेल में क्या होगा? इंटरनली खराब होने के चांसेस है। ये एब्डोमेन कैविटी के पास होता है, एंड ऑफ द राइट साइड पेरिटोनियम। मेडिकल मैनेजमेंट में वही दिया है, एंटीबायोटिक है, ऑक्सीजन थेरेपी है, आईवी फ्लूइड चढ़ाने के लिए बोला है, मेडिकेशन लेना पड़ेगा आपको, वही है, और एक हेल्दी डाइट देना पड़ेगा बस। सर्जिकल में आएगा अगर ज़्यादा ही है तो क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा इन्फेक्टेड मटेरियल, और द इन्फेक्टेड एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। करेक्शन ऑफ द कॉजेज जैसे कि एक्सीजन है, रिपेयर है, ड्रेनेज है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिपेयर करना पड़ेगा। एनोरेक्टल एब्सेस, एनो यानी कि एनो, क्या लिखा है? एनो रेक्टम। रेक्टम कहाँ पे होता है? सवाल में ही जवाब है, एनो रेक्टल बोला गया है। रेक्टल यानी कि रेक्टम, एनो यानी कि एनस, जहाँ से आप वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हो? बॉडी से बाहर निकालते हो, वो रेक्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड ऑफ द पार्ट होता है। फिर आता है एनल कैनल, एनल कैनल यानी कि ही एनस। एब्सेस यानी कि वहाँ पे क्या है? इन्फेक्शन है, इसीलिए बोला था एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या करो? पढ़ो। उसको बेसिक क्या है? वही है। आपको ऑर्गन के नाम नहीं पता है, ऑर्गन की लोकेशन नहीं पता है, तो कैसे डिफाइन करोगे इन्फेक्शन? बताओ। जो नाम है इन्फेक्शन का उसी में जवाब। एनोरेक्टम यानी कि कम से कम आपको ऑर्गन का नाम भी पता चल गया तो आप कम से कम पोमोलॉजी में कुछ तो दिमाग लगा लोगे कि हाँ एनस से रिलेटेड है। कम से कम सर्जन ने पूछा क्या है एनोरेक्टल, तो आप कम से कम बोल तो पाओगे कि हाँ सर एनस से रिलेटेड कुछ तो भी है। कम से कम उतना भी जवाब दिया तो भी बहुत है। उसके दिमाग लगाओ, पढ़ना शुरू करो। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछ कर आपका पढ़ते अभी यही है, इसलिए मैं पहले सारा सब कुछ पढ़ा के हो चुका है। जो नहीं पढ़ा है वही आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। डायरेक्टली आपको मैनेजमेंट और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है वो मैं बता रही हूँ। ये टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे। ओटीटीज में दिया है, मेनिंजाइटिस है, ये अपन कल देखेंगे, ठीक है? थोड़ा वक्त। एनोरेक्टल एब्सेस जो होता है कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक बाय द अनड्रेनेज कलेक्शन ऑफ द पर्स इन एनल कैनल। वहाँ पे क्या होगा? एनस के पास पर्स आपका क्रिएट होगा, ठीक है? इन्फ्लामेटरी बॉवेल भी हो सकता है, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, फिशर्स हो सकता है। फिशर्स यानी कि क्या होता है? हेमोरॉइड्स क्या है? फिशर्स अगर पाइल्स है तो हेमोरॉइड्स क्या है? डिफरेंस क्या है फिशर्स में हेमोरॉइड्स में? फिशर्स और हेमोरॉइड्स क्या डिफरेंस है पता है? फिशर्स भी पाइल्स है, हेमोरॉइड्स भी पाइल्स है, बोथ इसमें क्या डिफरेंस है?
आगे वाला ऐसे ही सवाल पूछेगा, अभी तो यहाँ से पूरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ पूछूंगी, अभी आपको जवाब देना। क्लिनिकल मैनेजमेंट में आएगा, आपको हिस्ट्री पूरी लेनी पड़ेगी। अभी जिस चीज़ से रिलेटेड है आपको हिस्ट्री कैसी लेना है आपको पता है, ठीक है। कि आप क्या क्या आपको पूछना है, क्या नहीं पूछना है, उसका डेली शेड्यूल आपको पूछना पड़ेगा, उसका डाइजेशन आपको पूछना पड़ेगा, खाने का टाइमिंग उसको पूछना पड़ेगा, फिर उसमें क्या दिक्कत होती है, पेट साफ होता है नहीं होता है, कितनी बार जाना पड़ता है आपको पेट साफ होने के लिए, ठीक है, कितना टाइम आप ड्यूरेशन लेते हो उस चीज़ के लिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा हिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, और केस में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पूछना छोड़ दो, पहले लिखना पड़ेगा केस बनाने के लिए, क्योंकि केस की फाइल बनाना आपके हाथ में भी कभी कभी आ सकता है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए केस कैसे लिखते हैं। लेकिन जो आप अपने लैंग्वेज में अपन जैसे पूछ रहे हैं, आपको केस में आप वैसे नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर मेडिकल इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट में जैसे डायबिटीज है क्या, उसको वो पूछना है, इम्यूनिटी पावर कैसी है उसको वो पूछना पड़ेगा, हैव अ वैस्कुलर डिसीज, वैस्कुलर से रिलेटेड डिसीज है क्या वो पूछना पड़ेगा। फिर है बल्क प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, बल्क प्रोड्यूसिंग एजेंट्स है क्या उसको वो पूछना पड़ेगा। स्टूल सॉफ्टन है हार्ड है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगा, सर्जिकल थेरेपी आएगी, ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस एंड पैकेजिंग इज यूज अप्लाई द पेक्टोरियल जेली, ठीक है। उसके अंदर का जो भी पस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव कर देना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक जेली टाइप का वहाँ पे मॉइस्चराइजर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, स्टूल पास आउट होने के लिए क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगी, जेली लाइक सस्टेन अगर वहाँ पे रखना है तो पुश आउट होने में क्या होगा, इजीली पुश आउट हो पाएगा, इसलिए वहाँ पे जेली लाइक उन्होंने पेक्टोरियम लगाने के लिए बोला, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक, 3 बजे यहाँ पे फ्रेश चाहिए। रही बात इस चैप्टर में माइक्रोबायोलॉजी में, इम्यूनिटी भी आपको पता है, इन्फ्लामेशन भी आपको पता है, पढ़ना है या छोड़ना है।